साफ करेंगे कि आगे आने वाली रणनीति क्या होगी करके। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े चल रहे हैं वो आंकड़ों पर हमारी नजर है और उस हिसाब से आने वाले थोड़े लम्हों में पार्टी की तरफ से, दल की तरफ से फैसला किया जाए। तो अभी भी कुछ स्टिंग इन द टेल जो कहते हैं, अभी कुछ और भी सरप्राइज बचा है क्या? पर अभी की जो तस्वीर है 118 पर कांग्रेस, 113 है बहुमत का आंकड़ा, बीजेपी बहुत पीछे, 36 सीट पीछे है वो कांग्रेस से, और जेडीएस 30 सीटों पर बनी हुई है। विकास पाठक एक और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अब क्या ये कहा जा सकता है ये कर्नाटक में कांग्रेस का हो रहा है राज तिलक? देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस तो अब जैसे लग रहा है आ ही रही है, और मेरे हिसाब से इसमें जो मैसेज है, एक बहुत बड़ा मैसेज जो कि कांग्रेस पर भी लागू होता है और भाजपा पर भी लागू अब होता है, वो ये है कि नेशनल इलेक्शंस और जो स्टेट इलेक्शंस हैं, ये दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। और जैसे पहले कांग्रेस ने भूल की थी कि बहुत सारे उसके जो रीजनल लीडर्स थे, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा हुए या अमरिंदर सिंह हुए, उन सबको हाशिए पर किया गया क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को प्रोजेक्ट करना था। वैसे ही यहां जो हुआ है उसमें परिस्थिति ये है कि येदियुरप्पा जो थे वो उनके नेता थे, पर येदियुरप्पा को किनारे किया गया, चाहे बाद में उनको फेस बतौर दिखाया गया, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ कि वो बसवराज बोम्मई जो है वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। हाँ, कांग्रेस के पास सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों के दोनों थे, और इसका थोड़ा सा जो मुझे लगता है इसमें हमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो आते हैं कर्नाटक से, एक अद्भुत रिकॉर्ड भी है उनके नाम, लगातार 9 विधानसभा चुनाव जीतना। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दलित चेहरा भी हैं। हम सिर्फ डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की बात करते हैं, कई बार हम नजरअंदाज कर जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका को भी। हाँ, नहीं, वो मैं मानता हूं कि एक सिंबॉलिक हो सकता है कि हमारे राज्य का जो एक नेता है वो इस पार्टी का अध्यक्ष है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, क्योंकि मैं ये टेंडेंसी देखता हूं भाजपा कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं में, कि भाजपा के प्रवक्ता जो है वो मोदी जी पर सब कुछ केंद्रित करना चाह रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल जी पर। लेकिन मेरे हिसाब से जो जनता है वो जो कॉन्टेस्ट है वो लोकसभा का कॉन्टेस्ट है। विधानसभा में एक और चीज देखिए, एंटी इनकम्बेंसी को अगर आपको भुनाना है तो आपको लोकल लैंग्वेज, लोकल फ्लेयर आना चाहिए। वो संभव नहीं है किसी दिल्ली से आए हुए नेता के लिए। तो मेरे हिसाब से रीजनल इलेक्शंस में बहुत जरूरी है कि रीजनल फेसेस दोनों पार्टियों के अंदर रहें। यहां पर विकास, जो आप अंतरकलह की ओर भी इशारा कर रहे थे, जो कांग्रेस की बीमारी थी वो बीजेपी को लग गई है क्या? और आने वाले दिनों में, मैं अभी 2024 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अगले 3 बड़े विधानसभा चुनाव तेलंगाना में भी होने हैं, वहां पर भी ये दिक्कत क्या और विकराल हो सकती है बीजेपी के लिए? वो बीजेपी जो एक अनुशासन वाली पार्टी की आला कमान ने जो कह दिया वैसे ही चलने वाली पार्टी थी। जी, बहुत ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में दिक्कत हो सकती है। देखिए, राजस्थान में उनके इंटरनल लीडरशिप इश्यूज हैं, लेकिन लीडर हैं। वैसे ही शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में हैं। यहां पे क्या हुआ था कि येदियुरप्पा ही लीडर थे जिनको किनारे किया गया। तो अगर आला कमान किसी भी पार्टी का वहां के जो सबसे लोकप्रिय रीजनल लीडर हो उनकी बात ना सुने तो ये दिक्कत आ जाती है। बाकी मैं आपकी बात मान रहा हूं कि हाँ, बीजेपी के अंदर थोड़ा सा एक लीडरशिप कल्ट जरूर डेवलप हुआ है, क्योंकि एक और भी उसका कारण है कि जब कंप्लीट मेजॉरिटीज आनी शुरू होती हैं तो थोड़ा सा लीडरशिप कल्ट जनता की तरफ से भी क्यूज आते हैं जो कि पार्टियां ले लेती हैं। कांग्रेस की तो खैर दूसरी भी एक क्राइसिस है कि अभी जनता क्यूज नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी लीडरशिप कल्ट आला कमान का बना हुआ है। अब यहां पर चुनाव आयोग हम जो आंकड़े दिखा रहे हैं, 118 पर कांग्रेस, 72 पर बीजेपी, चुनाव आयोग की जो साइट है उसने भी कांग्रेस को बहुमत दे दिया है। 115 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी 73 सीटों पर आगे है। 73 का मतलब सीधे सीधे वो लगभग भी मैं क्यों कहूं,
40 सीट पीछे है बहुमत के आंकड़े से। 74 है तो 39 सीटें अभी भी बहुमत के आंकड़े से कम। हमारा आकलन ईसी की साइड जो बता रही है वो 40 सीट पीछे अभी बीजेपी। तो बहुत लंबा रास्ता अभी ये दिखाई दे रहा है और लगता नहीं है कि बीजेपी इसे पार पाएगी। कांग्रेस की सांसें अभी भी थोड़ी अटकी हुई हैं, सरकार बनाती दिख रही है, पर 113 यानी कि बहुमत के आंकड़े से अभी 3 ऊपर। तो सांसें, उसकी रफ्तार थोड़ा सा अभी बढ़ी हुई होगी। आपको जोड़ना चाह रहे थे? मैं इसमें जोड़ना ये चाहता था कि जब से एग्जिट पोल आए और हम लोगों ने उसके ऊपर एक विहंगम दृष्टि डाली तो उससे 2 प्रवृत्तियां मुख्य तौर पर नजर आई उसके अंदर। एक प्रवृत्ति, ये तो आम सहमति थी कि कांग्रेस आगे है, जीत रही है, लेकिन किसकी कीमत पे जीत रही है कांग्रेस, इसको बार बार कहना जरूरी है। एक प्रवृत्ति ये थी कि वो जेडीएस की कीमत पे जीतेगी, जितना जेडीएस का ग्राफ नीचे जाएगा कांग्रेस का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। हाँ। दूसरी प्रवृत्ति ये थी कि जेडीएस कमोवेश जितना प्रदर्शन करता रहा है उसी के इर्द गिर्द करेगा, भाजपा का ग्राफ गिरेगा और कांग्रेस का ग्राफ उठेगा। यहां पर जो दिखाई पड़ रहा है ये दूसरी प्रवृत्ति की नुमाइंदगी ज्यादा कर रहे हैं आंकड़े, ये कि जेडीएस तो कमोवेश 19-20 का फर्क है लेकिन वो उसके आसपास ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब है काफी, उसकी वजह से कांग्रेस को लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब जब आंकड़े आएंगे, समुदायगत आंकड़े आएंगे, किसने किसको कितना वोट दिया, तब हम ज्यादा इस बात को विश्वास से कह पाएंगे कि दरअसल किसके वोट किसकी तरफ गए। और इसमें इलाकाई थोड़ा विश्लेषण भी जरूरी हो जाता है विनोद। जो 6 इलाके हैं जिसमें हम बांट सकते हैं कर्नाटक को, उसमें ग्रेटर बेंगलुरु में बीजेपी कांग्रेस बराबर सी की टक्कर दिख रही है, थोड़ी कांग्रेस को बढ़त है जो रुझान हमें मिल रहे हैं। तटीय इलाके में बीजेपी ने अपना किला बनाए रखा, पर जैसी अभूतपूर्व सफलता की उम्मीद दिख रही थी वो भी नहीं है। पर सबसे ज्यादा क्या क्लिंचर इस चुनाव में मुंबई कर्नाटक का इलाका साबित हुआ है। मुंबई कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत मानी जा रही है। और सेंट्रल कर्नाटक, हाँ। सेंट्रल कर्नाटक देखिए आप कि वहां पर कैसा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का है। जब कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत लेके सिद्धरामैया ने सरकार 2013 में बनाई थी, उस कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो सेंट्रल कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक और मैसूरू में बहुत अच्छा प्रदर्शन था। तो और सेंट्रल कर्नाटक जो है वो ज़्यादातर बीजेपी का रुझान रहता है उस तरफ। तो देखना ये है कि सब रीजनल स्तर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि वो डिपेंड करेगा, वो अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है नई पार्टी को जो कि सत्ता में आती है कि अपनी बेस का एक्सपेंशन कर सके, वहाँ पर डेवलपमेंट पर फोकस लगाकर या और तरह की फोकस्ड और तरह का फोकस जो है कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स वगैरह, जो कांग्रेस का 5 पॉइंट प्रोग्राम है। दूसरी बात यह है कि देखिए कांग्रेस पार्टी ये इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ी और कांग्रेस पार्टी अगर ये जीत की तरफ अग्रसर है तो इसका बड़ा श्रेय जो है वहाँ की स्थानीय लीडरशिप को जाता है, इसका बड़ा श्रेय वहाँ जाता है। और उसी तर्ज पर मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हार की जो ब्लेम है, आरोप है हार का, वो स्थानीय नेतृत्व पे जाता है, लेकिन एज अ कॉन्सिक्वेंस क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय नेतृत्व को परस्पर वहाँ वीकन किया, ऐसे लोगों को नियुक्त कर जो लोग वो समझते हैं कि आसानी से उनको डील कर पाएंगे। येदियुरप्पा अपने आप में नेता थे। येदियुरप्पा जब पार्टी छोड़ के चले गए तो कांग्रेस बीजेपी बुरी तरह से हार 2013 में। 2013 जो आपने मध्य कर्नाटक की बात की, वहाँ जबरदस्त नुकसान हुआ। ठीक है, और अब जब वो वापस आए हैं तो बीजेपी रेकनिंग में आ गई और 2018 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। अब उसी नेता को आपने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में रख लिया, लेकिन वैसे कहा कि आप रिटायर हो गए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक एम्बिएंट साउंड सुनाना चाह रहा हूँ। पहले ये सुनते हैं, ये कांग्रेस दफ्तर का नजारा है। दिलचस्प बात क्या है सुकेश, जय बजरंग बली के नारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। बजरंग बली तो सबके भी इष्ट देव है भाई। नहीं, मैं चुनाव के संदर्भ में ये नहीं है विनोद जी कि बजरंग बली सबके हैं।
ये कांग्रेस बताना चाहती है कि बजरंगबली सबके हैं, और ये हमको पता है, उसके बताए बिना ये चिढ़ाया जा रहा ये है। चिढ़ाने के लिए है कि आपने बजरंगबली का इस्तेमाल, चुनावी इस्तेमाल किया था और बजरंगबली ने हमें आशीर्वाद दे दिया है, हमें वो शक्ति दे दी है, तो ये चिढ़ाने के लिए है। हालांकि दो तीन जो इम्पोर्टेंट वो है बताना चाहिए। जगदीश का सबसे बड़ा मास लीडर येदियुरप्पा, और जिस तरीके से उनको चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया गया और बाद में टिकटों के बंटवारे में उनकी नहीं चली, बाद में उनके बेटे को दे के फिर उनको स्टेज पर बैठाना घोषणा पत्र में इधर उधर, उससे बहुत नाराज थे लोग लिंगायत समुदाय के। और दूसरी बात है कि वहाँ जो लिंगायतों की अखिल भारतीय महासभा है, उसके जो अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय, वो कांग्रेस के विधायक हैं, 94 साल उनकी उम्र है, और उसमें उस बॉडी में 3 कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने खुली चिट्ठी भी जारी कर दी थी, और सबको यह पता था कि येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर बनने वाले नहीं है। तो शिमोगा जहां से वो चुनाव लड़े, उन्होंने चिट्ठी में बाकायदा यही लिखा था कि अगर आपको लिंगायतों की जरूरत नहीं तो लिंगायतों को बीजेपी की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल। और दूसरी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे संदीप, एक बात मैं बता दूं, ये जो कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, एक मिनट राजीव बीच में, ये चूंकि आप येदियुरप्पा की चर्चा कर रहे हैं, ये मुझे लगता है ओवर सिंप्लीफिकेशन है। 2013 में जब अलग हुए थे तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी, और वो तीसरे नंबर पे उन्होंने धकेल दिया था, जेडीएस दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। बिल्कुल। उनके इलाके में, उनके गढ़ में 5 सीटों पे पीछे आना, देखिए आप, हो सकता है कि येदियुरप्पा ने पूरी ताकत नहीं लगाई, येदियुरप्पा बीजेपी को मदद जो कर सकते थे उन्होंने नहीं की, लेकिन अपने इलाके में येदियुरप्पा चाह के भी पीछे नहीं रहना चाहेंगे। हाँ। वहां पीछे होना ये बताता है कि ये बड़ी अपने आप में ये बड़ी राजनीतिक खबर है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है येदियुरप्पा के खुद के परफॉर्मेंस पे, कि अपने इलाके में अगर वो पीछे चल रहे हैं तो वो वहां से जीतकर, शायद अगर वो बहुत नाराज भी होते तो वो ये बताना चाहते कि अपने इलाके में मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है। बीजेपी के सबसे बड़े लॉयल वोट बैंक में सेंधमारी हो गई है। अब ये कहा जा सकता है लिंगायत बहुल इलाका है ये। हमारा ट्रैकर ये बताता था कि 68% लिंगायत ने वोट दिया है बीजेपी को, मतलब वो वोट जो है वो बचाने में कामयाब रही। पर ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन वो कांग्रेस को मिला है। इसमें एक और दिलचस्प चीज, और राजीव आप बताइएगा, जब मैं था बेंगलुरु में, मैं बीजेपी के वॉर रूम में गया, उनके जो रणनीतिकार थे उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी, और वो यहाँ सही साबित होती दिख रही है। आप देखिए जगदीश शेट्टार, वो भी लिंगायत नेता हैं, 11,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के जो रणनीतिकार थे वो कह रहे थे कि जगदीश शेट्टार का कांग्रेस में जाना हमारे लिए फायदेमंद है, वो हारेंगे, अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ते तो ज्यादा नुकसान देते। उनका ये भी कहना था कि लक्ष्मी सवड़ी, वो भी लिंगायत हैं, और लिंगायत में भी येदियुरप्पा और लक्ष्मण सवड़ी वो एक ही कास्ट के हैं, और उनका ये मानना था कि उस इलाके में येदियुरप्पा के गढ़ में भी कम से कम 4 सीटों पर लक्ष्मण सवड़ी हमारे लिए कांटा बन सकते हैं। वही होता दिख रहा है क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। आशीष शेट्टार आरएसएस के प्रचारक के बाद बीजेपी में आए थे और उसी विचारधारा के थे। आपने देखा होगा वो वैसे ही बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि सोनिया गांधी जगदीश शेट्टार के चुनाव प्रचार के लिए गई, जो कि संघ के प्रचारक थे और केवल चुनावी जीत के लिए। जगदीश शेट्टार की इमेज भी दूसरे तरह की है। उनके टिकट काटने से और उनके पार्टी छोड़ने से लिंगायत उनके साथ चले जाएंगे, ऐसा डाउट सबको था, और इसीलिए शायद कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता को उनके उसमें लगाया गया। मैं ये कह रहा था संदीप, दूसरी बात, 37 सीटें जो पिछली बार जेडीएस जीती थी, 33 सीटों पर वो दूसरे पे रही थी, तो कुल मिला के 70 सीटों पर जेडीएस पिछली बार फाइट में थी, और उन 33 सीटों में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। ये कर्नाटका का इलेक्शन बाइपोलर हुआ है। इसकी सबसे बड़ी मानगी आप ये देखिए कि कुमारस्वामी की सीट पर
अगर कांग्रेस से फाइट होती तो कुमारा स्वामी की सीट पर कांग्रेस पार्टी को अभी 1000 वोट नहीं मिले। कुमारा स्वामी की सीट पर सीधे बीजेपी से फाइट है और बहुत क्लोज फाइट हो रही है कुमार स्वामी की। इसी और बगल की सीट में देखिए तो निखिल कुमारा स्वामी से कांग्रेस की फाइट हो रही है, दोनों अगल बगल की सीट है। तो इसका मतलब ये था कि ये कर्नाटका का इलेक्शन बाइपोलर ज्यादा हुआ है। जहां लगा है कि जेडीएस जीत जाएगा तो वहां एंटी मोदी ने एकदम जेडीएस को वोट दिया है। जहां लगा कि नहीं जेडीएस नहीं जीतेगा वहां। और ये वो इलाके भी होंगे जो बीजेपी भी मानती है 250-55 सीटें ऐसी हैं जहां ना के बराबर मौजूदगी है। अभी भी सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी सही मायने में पैन कर्नाटक पार्टी नहीं बन पाई है। कुछ इलाकों में उनका दखल लगभग ना के बराबर है। उसकी बानगी भी हम देख रहे हैं। मैसूर, जो मैसूर का इलाका है, ओल्ड मैसूर जिसको कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए इतिहास को जो बदलने का क्रम चला है उसमें टीपू सुल्तान को ऐसा विलेन बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि उस मैसूर इलाके में बहुत सारे लोगों को ये बात सही जची नहीं। हाँ। और वो ये खलती है कि जिस टीपू सुल्तान को विश्वासघात से अंग्रेजों ने मारा और लूट करके सारा सामान ले गए, जिस टीपू सुल्तान की तलवार को विजय माल्या ने जाके ऑक्शन में खरीद के लेकर के आए, तो वो वहां मैसूर में आप भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के एक दिन पहले चुनाव प्रचार में अखबारों में इश्तेहार निकाला कि वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाएंगे। वो कहते हैं कि टीपू, ये पेपर में पूरा फ्रंट पेज, वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाएंगे। वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हम कहते मतलब, तो वहां के लोगों ने भाई टीपू सुल्तान 200 साल से हम कैसे देख रहे थे, इस चुनाव में कैसे। पर आज शेम क्यों नहीं बनाए गए? मैं सीधे बनारस से आया। आपको जोड़ना चाह रहे हैं। एक अपडेट दे रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है संदीप, उसके मुताबिक 32 सीटों पे जेडीएस तो पुरानी परफॉर्मेंस ही करती दिख रही है। 114। ये बहुत दिलचस्प है। ये बहुत ट्रिकी है कि वो अपना किला बचाते हुए नजर आ रही है। और जब हम बात कर रहे हैं तब 3.5 घंटे, दरअसल 3 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। 114 पे कांग्रेस आगे, 71 पर बीजेपी आगे और 32 सीटों पे जेडीएस आगे। कमेंट क्योंकि राकेश त्रिपाठी भी बने हुए हैं। मैं कहना सिर्फ चाहता हूं कि भाजपा ने पूरी कोशिश की कि वो किलेगांवों को टीपू सुल्तान के खिलाफ दिखाया सके। यहां तक कि उन्होंने टीपू सुल्तान का वध किसने मारा, तो उन्होंने एक वो किले का नाम गढ़ा और उन्होंने प्रचार किया बाकायदा कि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने नहीं मारा, टीपू सुल्तान को मारने वाला व्यक्ति भी ये कि वो किले का था। मतलब ये भाजपा ने किया। ये सारे हथकंडे वहां पर नहीं चले, ये इस बात का सबूत है। राकेश त्रिपाठी, युवा तेज तर्रार प्रवक्ता बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, कर्नाटक तो हाथ से गया, अब ये तो मानेंगे आप कि नहीं? अभी उम्मीद बनी हुई है? नहीं, बिल्कुल उम्मीद बनी हुई है और जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक उम्मीद बनी रहनी चाहिए भी। और अभी तो केवल सुबह के 11 बज रहे हैं, अभी तो दिन का तापमान बढ़ना और बाकी है। मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से अभी 50 सीटें ऐसी हैं जिसमें अभी बढ़त का मार्जिन वो बहुत कम है, हजारों के आसपास है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा रुक करके इंतजार करना चाहिए।